हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड जियान नियोंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर को कैंसिल करते हुए कहती है, मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूंगी। सभी का पूछना होता है कि आखिर 50 बिलियन की वर्थ के शेयर्स को रिजेक्ट कैसे कर रही हो। तो उसका कहना होता है, मुझे सिर्फ मेरा पेटेंट राइट चाहिए। तो सभी उससे कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कंपनी पब्लिक होने वाली है, तुम धोखा कैसे दे सकती हो। तभी वह कहती है, मैंने तो उसे फुल सपोर्ट देने का सोचा था, बट शायद उसे यह हजम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उसकी नींव हिला दूंगी। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है किस तरह से वह खाना बना रही होती है और अपने हस्बैंड को डांट रही होती है, क्या तुम अपनी मिस्ट्रेस को सपोर्ट करवाना चाहते हो। बट उसका कहना होता है कि वह मेरी कोई मिस्ट्रेस नहीं है, वह प्रेग्नेंट है और उसे एक हेल्प की नीड है, तुम वह काम कर सकते हो, तुम आखिर एक हाउसवाइफ ही तो हो, क्या तुम एक खाना नहीं बना सकते उसके लिए। तो वह कहने लगती है कि वह उसकी मॉम के पास जा सकती है, बट यहाँ पर उसका हस्बैंड को बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि मैं उसे इस घर में ला रहा हूँ, मतलब ला रहा हूँ, और तुम मुझसे शादी की हुई हो, तुम्हें मेरे काम करने होंगे, और तुम कितनी सेल्फिश लड़की हो, तुम एक औरत होकर दूसरी औरत का दुख नहीं समझ सकती। और ऐसा कहकर वहां से जा रहा होता है और कहता है कि मैं उसे जल्द ही यहाँ पर शिफ्ट करने वाला हूँ और तुम इस ऑफर को रिफ्यूज नहीं कर सकती, अदरवाइज मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। और मन ही मन तो सोच रहा होता है कि वह उससे कितना प्यार करती है, बट सामने से वह कह देती है ठीक है, मुझे डाइवोर्स मंजूर है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है किस तरह से एक बार वह बहुत ज़्यादा चोटिल थी, तभी यहाँ पर एक पर्सन ने आकर उसे उसकी जान बचा दी थी। और अब तक यहाँ पर जियांग नियांग को लगता था कि उसे बचाने वाला गो ही है, बट हम एज अ व्यूअर देख पाते हैं वह कोई और पर्सन होता है, और वह पर्सन उसे यहाँ से सेव किया था। यहाँ पर जियांग नियांग का दिल टूट जाता है कि मैंने इसे काफ़ी चांसेस देकर देख लिए और यह अभी तक नहीं चेंज हुआ है, इसलिए मुझे इसे जाने देना ही बेहतर होगा। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए इसे कितने चांसेस दूं। तभी वह किसी को मैसेज डाल के डाइवोर्स कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी करने को कह देती है। जैसे ही वापस से घर जाती है, वहां पर उसकी मदर इन लॉ उसे ताने मारने को बैठी हुई थी, बट अब तो उसने सोच के रखा था कि वह सबसे यहाँ पर सब कुछ छोड़ देगी, तो गू के खातिर जितना वह उन्हें सह रही थी, वह उसे अब यहाँ पर पे बैक करने वाली थी, इसलिए उन्हें अच्छा खासा जवाब देती है और कहती है, ये जो ज्वेलरी पीसेस आपने मेरे पहन के रखे हैं, ये मुझे मेरे कबर्ड में मिल जाने चाहिए। बट यहाँ पर मदर इन लॉ ऐसा करने को बिल्कुल रेडी नहीं होती, तो वह तुरंत से यहाँ पर अपने पर्स से नीडल निकालती है और अपनी सासू माँ को चुभो देती है और कहती है कि मैं बहुत जल्द आपके बेटे को डिवोर्स देने वाली हूँ, तो मेरा स्टफ मुझे मिल जाना चाहिए, और निकल जाती है। सासू माँ पीछे से यहाँ पर चिल्लाती रह जाती है, जिसके बाद वह जाती है एक अच्छे से स्पा में, जहाँ पर वह रेडी होने लग जाती है। और वह फ्लैशबैक में याद कर रही होती है जैसे ही वह तैयार हो रही थी और उसका हस्बैंड उसे कितने ताने मारता था कि तुम कितनी आउटडेटेड हो गई हो, तुम्हें यह मेकअप नहीं कराना चाहिए, तुम्हारे फेस पर यह सब चीज़ें सूट नहीं करती। इसलिए वह अपना मेकओवर करना चाहती थी और यहाँ पर उसका कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार हो चुका था। साथ में ही उसकी असिस्टेंट भी थी, जो उसे कहती है, क्या आप सच में उसे यहाँ पर डाइवोर्स देना चाहते हैं, और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप एक बार मिस्टर फू को कंसीडर कर सकते हैं। तो वह कहती है, कौन सा मिस्टर फू। तभी उसकी असिस्टेंट यहाँ पर न्यूज़ बताने लगती है और हमें साथ ही साथ फू के बारे में दिखाया भी जाता है, और वह पर्सन काफ़ी स्मार्ट होता है, बट यहाँ पर फिलहाल चियांग नियांग का इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए वह कहती है कि फ़िलहाल के लिए आप लोग मेरा मेकओवर करना शुरू कीजिए, और जैसे ही उसका मेकओवर होता है, बाय गॉड बहुत ही खूबसूरत वह लड़की लग रही थी। यही बात उसकी असिस्टेंट बता रही होती है, और यहाँ पर चियांग नियांग जल्दी से अपना बिल क्रेडिट करवाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस्टर गो के साथ एक लड़की होती है, जो जहाँ पर उसके लिए वह ज्वेलरी शॉप करता है, और दूसरी तरफ जैसे ही अपनी वाइफ के कार्ड से पेमेंट चेक करता है तो भड़क जाता है और
यहाँ पर हमें समझ नहीं आता वह अपनी मिस्ट्रेस के लिए इतनी महंगी ज्वेलरी लेता है और अपनी वाइफ के एक मेकओवर के लिए इतना सा स्पेंड नहीं कर पाता। यही बात यहाँ पर जियांग नियांग भी कहती है और मिस्टर को शॉक होते हैं इसे कैसे पता लगा। तभी वह पीछे नोटिस करते हैं कि जियांग नांग तो यहीं पीछे पे है। तो वह जैसे ही चेक करती है इतनी ज़्यादा शॉपिंग के भी बैग, तो कहती है क्या बात है तुम अपनी मिस्ट्रेस को इतना दिला रहे हो और मैंने अपने पर थोड़ा सा स्पेंड कर लिया तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी। सभी लोग यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं कि आखिर कैसा पर्सन है अपने मैरिटल फंड को यहाँ पर मिस्ट्रेस पे स्पेंड कर रहा है। और इस बात से जियांग हंस रही होती है कि देखो कैसा पर्सन है। तो यहाँ पर जो नकली दिखावा करते हुए अपना बैग जल्दी से जियांग को देती है, तो वह जल्दी से उस बैग को ले लेती है और साथ ही साथ जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर जोजो के लिए लिए गए थे वह सभी यहाँ पर उससे छीन लेती है। जोजो तो यहाँ पर उससे माफी मांगने का दिखावा करने को उठ जाती है और आगे जाकर कर कुछ और ही रही होती है और खुद को ही गिरा कर कहती है, अरे सिस्टर मैं तो आपसे सिर्फ माफी मांग रही थी। और यहाँ पर गो तो सच में अंधा था जो कि अपनी वाइफ को ही डांटने लग जाता है कि तुम आखिर जोजो को ऐसे हर्ट कैसे कर सकती हो। और इससे पहले कि उस पे हाथ उठाता खुद ही रुक जाता है और जोजो का ड्रामा फिर से शुरू हो जाता है कि ब्रदर प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलिए। तभी यहाँ पर जल्दी से गू सामने आता है और जितने भी मेकअप प्रोडक्ट यहाँ पर हमारी जियांग ने खरीदे थे उन सभी को गिरा कर कहता है कि जिस तरह से ये प्रोडक्ट गिरे हैं तुम भी इतनी ही गिरी हुई हो। और जोजो को यहाँ खुद की बाहों में उठाकर अपने साथ ले जाता है और जोजो के एक्सप्रेशन देखकर यहाँ पर जियांग का तो दिल ही टूट जाता है और वह यहाँ पर उनके धक्के से गिरने ही वाली होती है। पर सामने उसे सेव करने आ जाता है मिस्टर फू और बड़े ही हीरोइक स्टाइल में उसे सेव कर लेता है। मिस्टर फू तो यहाँ पर जियांग से फ्लर्ट करने लग जाते हैं पर जियांग उन्हें दूर करके कहती है होश में आइए। तो वह उससे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि मैंने सुना तुम्हारा यहाँ पर डाइवोर्स हो रहा है। वह कहती है आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए और बड़बड़ाते हुए असिस्टेंट के साथ निकल जाती है। फू भी सारी डिटेल लेने को कह देता है। दूसरी तरफ जियांग डाइवोर्स पेपर साइन कर चुकी थी और यहाँ पर उसने डिसाइड कर लिया था सारे शेयर्स और पेटेंट राइट अपने पास रखने का। तभी उसके हस्बैंड की उससे कॉल आती है और वह माफी मांगने के बारे में कहता है। वह अपने लिए माफी मांगने को नहीं बल्कि यहाँ पर जियांग से माफी मंगवाने को कहता है अपनी मिस्ट्रेस से। तो वह सीधे कॉल कट कर देती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वही मिस्ट्रेस जो अपने बेबी को दूध पिला रही होती है। जियांग बाहर से देखती है और देखती है कि जो चीखती है तो जल्दी से यहाँ पर उसका हस्बैंड ने वह बेबी उठा लिया था और यहाँ पर वह किस तरह से बता रही होती है कि देखो इसने कैसे काटा। तो जैसे ही जियांग अंदर आती है तो खुद को सही करती है। यहाँ पर वह कहती है आपको शायद गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जियांग कहती है मुझे सब समझ आ रहा है, तुम किस तरह से मेरे हस्बैंड के सामने अपने बेबी को दूध पिला रही हो, क्या मुझे सब समझ नहीं आता। तो जो यहाँ दिखावा करने लग जाती है मैं बस अपनी बेबी की केयर कर रही थी, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तो इस बात से तो गो को गुस्सा आ जाता है और जियांग को सीधे बाहर ले जाता है और उसे डांटने लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, वह एक मदर है और वह अपने बेबी की केयर कर रही है, तुम उसे इस तरह की बातें कैसे सुना सकती हो, तुम्हें उससे अब माफी तो मांगनी होगी। जल्दी से जोजो भी बाहर आ जाती है और उसकी बाजू पकड़कर उसे काम डाउन करके वहां से भेज देती है। जिसके बाद वह वहां बैठ जाती है और यहाँ पर जियांग ने रिकॉर्डर शुरू कर दिया था। जिसके बाद जो अपनी बातें करने लगती है कि मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी जो मैरिटल मनी थी वो कहीं नहीं जा रही है, जितना 10 मिलियन का था उसमें से 8 मिलियन तो मैंने खुद पे इन्वेस्ट करवा ही दिया, रही 2 मिलियन की वो भी मैं खुद पे इन्वेस्ट करवा ही दूंगी एक ना एक दिन और तुम्हें डाइवोर्स मिल जाएगा कुछ ही टाइम में। वह कहती है हाँ डाइवोर्स तो मैं फाइल कर ही रही हूँ और रही 10 मिलियन की बात वो तो मैं वसूल कर ही लूंगी और 8 मिलियन तो मुझे तुमसे भी लेने हैं ना, आखिर तुम पे इन्वेस्ट किया है। वो कहती है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने इन्वेस्ट करवाया है 8 मिलियन। तो वो जल्दी से रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है और उसे
और यहाँ पर नोट लिख के कह देती है जल्द से जल्द 8 मिलियन मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का टाइम देती हूँ। इस बात से जो गुस्सा होकर वह रिकॉर्डर तोड़ देती है और जियांग भी उसे थप्पड़ लगा देती है। तभी यहाँ पर सासू माँ और हस्बैंड दोनों पहुंच जाते हैं और जियांग पर गुस्सा करने लग जाते हैं। जो तो यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाती है। देखो देखो इस सिस्टर इन लॉ को यहाँ पर गलतफहमी हुई थी, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, मैं उनसे बस माफी मांग रही थी कि उन्हें गलतफहमी हुई है। तो यहाँ पर मिस्टर गो से चुप कराते हैं और कहते हैं कि यह लड़की बदतमीज हो गई है, तुम्हें इससे माफी मांगने की तो जरूरत है ही नहीं। सासू माँ भी उस पर भड़के जा रही थी, बट यहाँ पर जियांग अब लेकर सुनने वाली नहीं थी, इसलिए उनकी उंगली पकड़ कर कहती है आप तो चिल्लाइए ही मत, मैंने आपको कहा था मेरी ज्वेलरी मुझे मिल जानी चाहिए। और यहाँ पर लिली भी चीखने लग जाती है। लिली यहाँ पर कू की सिस्टर होती है, तो यहाँ पर उन सभी की फैमिली को वह वार्निंग दे देती है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मेरे सामान मुझे मिल जाने चाहिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और इसके बाद वह पैकिंग करके जा रही होती है, जिसके बाद सीधे सामने आ जाता है कू और उसे कहने लगता है कि तुम तो बाहर रहने के कैपेबल भी नहीं हो, तुम क्या सोच कर यहाँ इस घर से जा रही हो। कू यहाँ पर उसे ताने देने लग जाता है, बट जियांग मन ही मन उस पे हंस रही होती है क्योंकि उसे पता होता है गू के पास आज जितना भी कुछ है वह सिर्फ और सिर्फ जियांग की देन है, इसलिए वह चुपचाप उस घर से चली जाती है। जो कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ के साथ यह मैटर अब सीरियस तो नहीं हो गया, वह देखो अपना बैग उठाकर चली गई हैं। बट यहाँ पर जो यहाँ पर मिस्टर गू को गलतफहमी होती है कि वह विद इन 3 मिनट अंदर आ जाएगी। तभी डोर बेल होता है तो वह बड़े इतराते हुए बाहर जाता है, बट यहाँ पर पूरी की पूरी लॉयर की टीम होती है जो कि यहाँ पर डाइवोर्स पेपर देते ही यहाँ पर सारा का सारा सामान जो भी जियांग ने खरीदा था वह सारे ले जाने को ऑर्डर दे देते हैं। सासू माँ तो पागल हो रही होती है कि तुम यह सब नहीं कर सकते हो, और यहाँ पर चिंखम चिल्ली करने लग जाती है, जिससे कि सारे पड़ोसी यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं कि मिसेस गू यहाँ पर हो क्या रहा है। तो वह यहाँ पर ड्रामा शुरू कर देते हैं कि देखो हमारी बहू कितनी निकम्मी निकली, सारा सामान ले जा रही हैं। जिसके बाद सारे पड़ोसी की बुराई सुनते ही यहाँ पर लॉयर कहता है कि यह सारा आपका मैरिटल अमाउंट था और सारा का सारा मिसेस को ने ही खरीदा था। अब यहाँ पर जैसे ही आप दोनों का डाइवोर्स हो चुका है तो मिसेस जियांग चाहती हैं कि यह सारा सामान उन्हें वापस लौटा दिया जाए और यह सारा सामान उनके असली हकदार के पास ही जा रहा है, इसका आप पर कोई हक नहीं है। और जो तो बड़ी खुश हो रही होती है, फाइनली इनका डाइवोर्स हो ही रहा है और बड़ी खुश होती है मन ही मन। और जो मिस्टर गू तो यहाँ पर गुस्सा हुए जा रहा था कि वह लड़की इतनी हद तक कैसे गिर गई और सातों माम इतनी भड़क रही होती है, बट लॉयर यहाँ पर सारे पेपर्स निकाल देता है, यहाँ तक कि यह घर जो है वो भी जियांग ही ओन करती थी। जैसे ही सारे लोग वह पेपर्स देखते हैं सभी के सभी कहने लग जाते हैं देखो कितने घिरे हुए लोग हैं, आखिर जियांग अपनी प्रॉपर्टी तो लेगी ही, इस पे भी चिखम चिल्ली कर रहे हैं। तभी सासू माँ नोटिस करती है बहुत ही महंगा वास जिसे वह लोग ले जा रहे हैं, तो चिल्लाने लग जाती है इसे वापस करो, यह मेरा है। तो क्या हुआ अगर वह लड़की इसकी ओनर है, वह मेरी बहू थी, वह मेरा ही हुआ तो ना। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जिसके साथ वह लोग अपनी ही कंप्लेंट करने लग जाते हैं कि मेरी बहू सब कुछ लेके जा रही है। जिसके बाद पुलिस वाले कहते हैं हाँ प्रॉपर्टी को जबरन हड़पने का यहाँ पर कंप्लेंट हुई है। तो सब कहते हैं देखा हाँ वह लड़की हमारी प्रॉपर्टी हड़प रही है। जिसके बाद जैसे ही यहाँ पर पुलिस वाले बताते हैं कि जियांग की ही तो ये प्रॉपर्टी है, तो सारे शॉक हो जाते हैं और पड़ोसी भी उनका मजाक बनाने लगते हैं। सासू मॉम तो यहाँ पर अपने बेटे पर चिल्ला रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो इस तरह से हमारी कंप्लेंट नहीं कर सकती, ये तो आखिर हमारा ही है ना, आखिर वो मेरी बहू रह चुकी है तो हमारे घर में रुकने के कारण उसका पैसा हमारा हुआ ना।
और यहाँ पर मिस्टर गो तो गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जियांग को, जो कि अपने जितने भी उसके शादी से रिलेटेड प्रूफ थे उनको देख रही होती है और याद कर रही होती है किस तरह से हमेशा गो ने जो का ही सपोर्ट किया और अपनी वाइफ को हमेशा से चिल्लाता रहा। इसलिए वह बहुत गुस्से में होती है और अपने हस्बैंड की तस्वीर को तोड़ देती है, इवन सारे के सारे गिफ्ट्स को जला देती है। जिसके बाद वह अपनी वेडिंग वाली फोटोज को भी वहीं उसी आग में झोंक देती है। तभी वहां से निकल गई होती है और वहां पर पहुंच जाता है मिस्टर गो, जो कि अपनी जली हुई तस्वीर को निकाल कर देखता है कि आखिर वह ऐसा कैसे कर सकती है। यह तो हमारी सबसे मेमोरेबल मेमोरीज थी। जिसके बाद याद में खो जाता है और फ्लैशबैक में खोया हुई होता है, जहां वह याद कर रहा होता है किस तरह से जियांग का बिहेवियर कुछ टाइम से बदला हुआ लग रहा था। तो वह सोचता है कि वह हमेशा मुझे फॉलो करती थी, जो भी इंस्ट्रक्शन मैं देता था उसे फॉलो करती थी, बट अब अचानक से वह कुछ टाइम से बदली हुई थी। इसलिए अचानक से हड़बड़ाहट में अपनी वाइफ को कॉल करता है, बट वह उसकी कॉल को काट देती है। तो इस बात पे भी परेशान हो रहा होता है कि आखिर वह मेरी कॉल कैसे काट सकती है। इसलिए यहाँ पर चिल्लम चिल्ली कर रहा होता है। तभी एक गाड़ी नोटिस करता है, जिसमें कि और कोई नहीं बल्कि जियांग की होती है, और वह वहां से निकल जाती है और मन ही मन सोचने लगता है उसने मुझसे प्रॉमिस किया था वह हमेशा मेरे साथ रहेगी। और इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर सेक्रेटरी आकर उन्हें डाइवोर्स के डॉक्यूमेंट्स दे देता है। तो वह घर जाता है। उसकी मॉम पूछती है क्या जियांग लीली, तो उसकी बहन लीली जैसे ही डॉक्यूमेंट्स देखती है और कहती है अरे वह तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती है। इस बात से तो जो बड़ी खुश होती है, और जो क्या वह पूरी की पूरी फैमिली ही खुश होती है कि फाइनली वह लड़की यहाँ पर तुम्हें छोड़ने वाली है। इसके बाद तुम जो से शादी कर सकते हो। और यहाँ पर इन लोगों को लगता है कि जो एक बहुत ही अमीर खानदान से बिलोंग करती है, जिसके यहाँ पर जो मिस्टर गो की ज़िंदगी में आने से उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। इसलिए उन दोनों के यहाँ पर वही 3D इरादे होते हैं, और यहाँ पर जो भी उससे किसी मतलब से ही मिली होती है। दूसरी तरफ जियांग अपनी असिस्टेंट के साथ होती है और यहाँ पर असिस्टेंट कहती है मुझे तो उस मिस्टर गू पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आखिर वह तुम्हें धोखा कैसे दे सकता है। बट जियांग उसे रिलैक्स करके वाइन पीने को कहती है। जिसके बाद उसकी असिस्टेंट यहाँ पर ढेर सारे मेल मॉडल्स को ले आती है और कहती है यह तुम्हारे लिए आज का प्रेजेंट है। जिसके बाद दोनों ही यहाँ पर डाइवोर्स को एंजॉय करने लगते हैं और उसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जियांग तो काफ़ी नशे में होती है। मेल मॉडल्स उसे और भी ज़्यादा ड्रिंक पिलाए जा रहे थे और उसका ध्यान रख रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर असिस्टेंट कहती है बस अब तुम्हें इतना ही पीना चाहिए, इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए सही नहीं है। पर जियांग कहती है अब तुम भी मुझे इंजॉय नहीं करने दोगी। तो असिस्टेंट कहती है अच्छा रिलैक्स, ठीक है तुम इंजॉय करो। तो जल्दी से जियांग उन दोनों की तस्वीर खींचकर यहाँ पर पोस्ट कर देती है। तभी हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपने गार्ड्स के थ्रू होकर जा रहा होता है। तभी यहाँ पर जियांग की फोटो देखता है और अपने गार्ड्स को कहता है चलो हमें देरी हो रही है। तभी यहाँ पर हर एक मेल मॉडल को अलग अलग काम से बुला लिया जाता है। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर असिस्टेंट को भी मैसेज आता है और वह अपनी फ्रेंड को एक्सक्यूज करके वहाँ से निकल जाती है। तो रूम में बच जाती है अकेली जियांग, जो कि सिर्फ और सिर्फ पीने का काम कर रही थी। तभी यहाँ पर आ जाता है मिस्टर फू, और जिसे देखते ही वह एक्साइटेड होकर जा रही होती है कि उसी पे गिर जाती है और उसे यूं ही टच कर रही होती है। वह उसे उसके इस एक्ट को एंजॉय कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। तभी वह उसे ध्यान से देखते हुए कहती है क्या तुम मिस्टर फू हो। तो वह कहता है हाँ तुमने सही पहचाना, आखिर तुम इतना ज़्यादा क्यों पी रही हो। तो वो साइड होकर वहाँ से जा रही होती है कि फू भी उसके पीछे आ रहा होता है और उसे पकड़ लेता है। तो वह
उसके ऊपर ही गिर जाता है और यहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। वह उसे चुप रहने को कहती है बट वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने पे उतर जाता है, तो वह उसे दूर करके यहाँ पर उसे किस कर लेती है, जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन बताया जाता है। जैसे ही वह उठती है उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, तो वह सोचती है कि आखिर उसने यह क्या कर दिया। जियांग उठकर वहां से दबे पांव निकल ही रही होती है कि पीछे से वो उठ जाता है और उसे रोकता है। तो वह कहती है क्या चाहिए, तो वह उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहता है। वह कहती है कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वह लास्ट टाइम की बात याद करवाता है। तो वह तुरंत से अपने बैग से पैसे निकाल के उसे दे देती है। वह कहता है यह क्या मैं अब खुद की अब इंसल्ट समझ रहा हूँ इसे। तो वह कहती है तुम किस बात की इंसल्ट समझ रहे हो, देखो हम दोनों एडल्ट हैं। तो वह जो हुआ वह जायज़ सी बात है, इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को बीच में मत घुसाओ। तो वह कहने लगता है क्या इतने सालों में तुमने मुझ पर ज़रा ध्यान नहीं दिया। वह कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो वह उसे अपने पास खींच कर बताता है कि मेरी इन सालों में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और इसलिए जो भी रात को हुआ वह मेरा फर्स्ट टाइम था। तो वह कहती है तो तुम क्या चाहते हो, मैं किस तरह से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं। तो वह उसे अपने करीब खींच के कहता है मुझसे शादी कर लो। तो वह मना करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं शादीशुदा हूँ। तो वह कहता है तुम्हारा डाइवोर्स होने वाला है ना कल। तो वह कहती है तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तभी वह कहता है रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, और सीधे यहाँ पर जियांग के डैड को कॉल करके यहाँ पर जियांग को छेड़ने लगता है और देता है। वह रोकने लगती है कि उनका एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तो वह कहता है रुको मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुमसे क्यों शादी करना चाहता हूँ। इसलिए वो उसकी बात चुपचाप सुनने लगती है। यहाँ पर उसकी बातों से पता चलता है कि यह सब वह अपने डैड को मुल्क बनाने के लिए कर रहा है, क्योंकि वह उसकी फैमिली प्रेशराइज कर रही है उसे शादी करने को, और उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है इसलिए वह उससे शादी करना चाहता है। इसलिए वह बहुत ही सोचने के बाद हाँ कर देती है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, तुम इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हो तो शादी कर ही लेते हैं। और वह तुरंत से यहाँ पर उसको रिंग निकाल कर प्रपोज भी कर लेता है। वह शॉक होती है कि आखिर यह लड़का इतना फास्ट कैसे है, वह क्या इतने लंबे समय से इसकी प्रेपरेशन कर रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वह उससे कहती है कि क्या तुम मुझे काफ़ी लंबे समय से पसंद करते हो। तो वह भी कह देता है कि हाँ मैं काफ़ी लंबे समय से तुमसे प्यार करता हूँ। और जिसके बाद वह उसके मुंह को बंद करके वहाँ से निकल रही होती है, बट वह तुरंत से नी डाउन होकर फिर से उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वह कहती है क्या तुम सच में सीरियस हो। तो वह कहता है हाँ मैं काफ़ी सालों से तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पर जियांग बहुत ही ज़्यादा सोचती है कि आखिर उसे क्या एक्शन लेना चाहिए, और सोचते सोचते उन्हें यहाँ पर सिविल अफेयर ब्यूरो के बाहर आते हुए भी दिखाया जाता है। दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था, बट यहाँ पर वह उसे प्रॉमिस लेती है कि तुम इसे यहाँ पर किसी को भी नहीं बताओगे और हमारी मैरिज फिलहाल के लिए प्राइवेट रहेगी। तो वह भी कहता है कि मैं तुम्हारे इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करूँगा और जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा, पर तुम बस मुझसे शादी में रहना। तो वो भी उससे प्रॉमिस कर देती है कि मैं भी प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने की फुल ऑन कोशिश करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं तुमसे प्यार कर सकूँ, पर अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो हमें अलग होना होगा 2 साल बाद। जिसके बाद उसे यहाँ पर कॉल आ रही होती है, बट वह कहता है कि मेरे पास तो, और वह कॉल उसके हस्बैंड यानी कि एक्स हस्बैंड की होती है, जिसे कि वह काट देता है और अपना नंबर सेव कर देता है अपने हस्बैंड के नाम से। जिसके बाद वह बहुत ही खुश होता है यह करने के बाद और उसे अपने साथ चलने को कहता है। वह भी खुशी खुशी उसके साथ चलती है। जिसके बाद जैसे ही वह दोनों घर जाते हैं, यहाँ पर उसकी मेड पहले से ही जियांग को जानती थी। वह शॉक होती है कि आखिर वह ऐसे कैसे जानती हैं। जिसके बाद जैसे ही वह अंदर जाती है
वह नोटिस करती है यहाँ पर उसकी पहले से ही तस्वीर थी। तो वह उससे सवाल करती है, जिसके बाद वह उसे यहाँ पर बहुत सारी ट्रॉफीज दिखाते हुए सुनाता है कि मैं हमेशा से तुम्हें अपना कंपटीशन नहीं मानता था। मैं चाहता था तुम मेरे साथ बढ़ो, बट तुमने 3 साल पहले शादी करने का डिसीजन लिया, जिससे मुझे काफ़ी हर्ट हुआ। पर मैंने तुम्हारे सपने को पूरा करने का डिसाइड कर लिया था, इसलिए देखो यह सारे जितने भी अवार्ड हैं वह सब के सब मैंने तुम्हारे लिए विन किए हैं। जिसके बाद उसे यहाँ पर अगेन कॉल आती है और कॉल होती है उसके एक्स हस्बैंड की, जो कि एज यूजुअल यहाँ पर कॉल पे चीखने लग जाता है। जिसको अब चीखता हुआ सुनकर यहाँ पर जियांग की तो हंसी निकल जाती है और वह सीधे कॉल काट कर यहाँ पर उसे ब्लॉक भी कर देती है। जिसके बाद बाहर से आती है लिली और बताती है, देखो वह लड़की जियांग कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही है अपनी फ्रेंड के साथ और हम यहाँ पर सड़ रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पर वापस से गू का असिस्टेंट आकर बताने लग जाता है, हम आपको बता दें कि यह सारे के सारे नियांग कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं और उन्होंने यह अथॉरिटी हमें देने के लिए कैंसिल कर दी है। जिसके बाद यहाँ पर जो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। आखिरकार मेरे अंकल नियांग कंपनी में काम करते हैं और मैं इन डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने की जिम्मेदारी भी लेती हूँ। और गू भी उसे यह जिम्मेदारी देकर वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट देख रही होती है, यहाँ पर उसे मिल जाती है नियांग कंपनी की सील और वह किसी एविल प्लान के साथ उसे अपने पास ही रख लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है गू पहुंचा होता है जियांग के डैड के पास यहाँ पर उनसे बात करने। और जैसे ही वो नोटिस करते हैं यहाँ पर तो मिस्टर फू पहले से आए हुए हैं, तो उनसे एक्सक्यूज करके वहाँ से जाने वाला होता है। बट अंकल यहाँ पर उसे रोक लेते हैं कि अरे तुम आ ही चुके हो तो यहाँ पर बैठ जाओ और मुझसे बात करो, और वैसे तुम्हारी वाइफ कहाँ है। यहाँ पर उसे बहाना नहीं सोचता है, बट वह सोचता है कि अगर यहाँ पर मिस्टर फू हैं तो उसके लिए मदद हो ही जाएगी। और वह चाहता था कि फू की कंपनी यहाँ पर गू की मदद करे, बट यहाँ पर वह मना कर देता है और प्रूफ दिखाता है कि किस तरह से वह किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। तो अंकल तो गुस्सा करने लग जाते हैं गू पर कि तुम यहाँ पर मेरी बेटी को धोखा देकर यहाँ पर मुझसे ही मदद की उम्मीद में आए हो। तो वह कहता है, अरे नहीं अंकल, वो तो मेरी कंपनी पब्लिक होने वाली है ना, इसलिए मैं क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर रहा था और किसी ने गलत एंगल में तस्वीर खींच ली। तो यहाँ पर फोटोज की सारी पोल पट्टी खोलने लग जाता है कि हाँ तुम्हारे क्लाइंट्स के साथ तुम इस तरह से होटल में घूमते हो। तो गू जल्दी से यहाँ पर उसकी ओर अपने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है और जिसके बाद अंकल बहुत ही सोच विचार करके यहाँ पर गू को वहाँ से जाने को कह देते हैं। फू भी वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद उसका असिस्टेंट बाहर आते ही उसे टिश्यू पेपर देता है और फू जल्दी से अपना हाथ साफ करता है, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह इस गंदगी को अपने शरीर पे जरा भी फैलने दे, गंदगी यानी कि गू। और दूसरी तरफ हमें गू को भी दिखाया जाता है जो कि पहुंच चुका था चियांग के पास, और जैसे ही उसका फोन देखता है वह किसी हस्बैंड को कॉल कर रही थी, तो उसे लगता है वह उसे ही कॉल कर रही है। बट वह उसका भ्रम वहीं पर तोड़ देती है कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, मैंने दूसरी शादी कर ली है और मैंने बहुत ही जल्द तुमसे बेहतरीन हस्बैंड अपने लिए ढूंढ लिया है। तो वह कहने लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, 8 सालों से तुम मुझसे प्यार करती थी, तुम इतने जल्दी किसी और लड़के को ढूंढ ही नहीं सकती, वो भी तब जब हमारा अभी परसों ही डाइवोर्स हुआ है। तुम किसी और लड़के के बारे में सोच नहीं सकते, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ हो। अगर तुम अभी भी मुझसे माफी मांगोगी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और ऐसा बकवास करके वहां से निकल जाता है जियांग। तो उसकी बातों को सुनकर मन ही मन हंस रही थी कि तभी पीछे से आ जाता है उसका करंट हस्बैंड यानी कि मिस्टर फू, जो कि उससे यहाँ पर अगेन फ्लर्ट करने लग जाता है। तो वह तुरंत से अंदर जाती है और डैड के पास जाकर बात करने लग जाती है कि मैं आपको बता दूं, आपको गू की मदद करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ने ऑलरेडी डाइवोर्स कर लिया है। तो
डैड तो यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं कि तुम लड़की, तुमने पहले भी यहाँ पर जबरदस्ती शादी की जब हम मना कर रहे थे, अब तुम अनहैप्पी हो तो डाइवोर्स दे रही हो, और जबकि उसकी कंपनियां पब्लिक हो रही है और रूलर उठाकर उसे मारने वाले होते हैं कि तुरंत से यहाँ पर फोन नी डाउन हो जाता है। अंकल पूछते हैं तुम आखिर नी डाउन क्यों हो रहे हो? तो वह बताता है क्योंकि मैंने ही यहाँ पर जियांग के साथ शादी की है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अंकल तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जियांग को मारने वाले होते हैं, बट तुरंत से यहाँ पर फू बीच में आकर उसे सेव कर लेता है और अंकल से उनकी बेटी का हाथ मांगता है कि मैं आपकी बेटी की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर जियांग तो तुरंत से उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। आंटी अंकल को कहने लग जाती हैं कि आप उसे पीट क्यों रहे थे, आप देखते नहीं हैं दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गू को भी, जो कि यहाँ पर लिली और जोजो से बात कर रहा होता है कि मैंने यहाँ पर अंकल से बात कर ली है, हम तुरंत ही यहाँ पर पब्लिक करने वाले हैं अपनी कंपनी को। यहाँ पर जोजो कहती है कि क्या मैं तुम्हारी इस लिस्टिंग में मदद कर सकती हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर उन्हें न्यूज़ देने लगता है कि मैंने सब कंफर्म कर लिया है, आप पर कॉपीराइट केस हो रहा है और वह कंपनी आपके साथ और ज़्यादा कॉपीराइट नहीं करेगी। और फू भी अपनी चोटों पर वहाँ पर जियांग से दवाई लगवा रहा था और वह कहती है क्या तुम मेरी मदद के लिए इतने जल्दी आगे कैसे आ गए? तो वह कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वह उससे इस बात का कारण पूछती है तो वह कहता है क्या तुम्हें पसंद करने के लिए कोई कारण होना ज़रूरी है? तो वह मना करती है। तो वह कहता है हाँ, बस यही काफ़ी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि फू फैमिली का डिनर होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तो वह उससे कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगी। जिसके बाद उसे यहाँ पर वापस से कॉल आ रही होती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर गो फिर से कुछ नई प्लानिंग कर रहा है। तो वह ऑर्डर दे देती है उसे करने दो जो भी वह करना चाहता है, और उसके हस्बैंड ने भी यहाँ पर कुछ प्रेपरेशन करके रखी थी। और गू तो यहाँ पर पहुंचा हुआ था एक बैंक्वेट पार्टी में, जहाँ पर वह अपनी कंपनी को लिस्ट करने की खुशी में सेलिब्रेट करवा रहा था। और यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली अब हमारी कंपनी पब्लिक हो जाएगी और जियांग बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने वाली है। देखना फिर किस तरह से माफ़ी मांगते हुए वह मेरे भाई के पास आएगी। और यहाँ पर जियांग भी पहुँच चुकी थी। वह दूर से ही उसे नोटिस करके वहां पहुंच जाते हैं और उसे ताने देने लग जाते हैं। जियांग तो उनकी बातें सुन सुनकर मन ही मन हंस रही होती है, बट वह एक से बढ़कर एक ताने दिए जा रहे थे। उनको लग रहा था कि जियांग तो उनकी फैमिली के बगैर कुछ भी नहीं है। जियांग बहुत ही ज्यादा उनकी बातों को सुन सुनकर मन ही मन हंस रही थी और जोजो तो यहाँ पर उसके एक्स हस्बैंड के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी। बट जियांग कहती है कि मैंने बहुत ही पहले इस ट्रैश को छोड़ दिया है, तो तुम इस ट्रैश को अपने पास रख ही सकती हो। जिस बात से तो यहाँ पर अब गू को काफी मिर्ची लग चुकी थी। गू तो यहाँ पर उस पे गुस्सा कर रहा था कि तुम यहाँ पर मेरी ही अटेंशन लेने के लिए आई हो और देखो किस तरह से अपना एटीट्यूड दिखा रही हो। तो वह उसकी बातों पर हंस रही होती है। तो आगे जाकर होस्ट यहाँ पर अनाउंसमेंट शुरू कर देता है कि हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं गू कंपनी को यहाँ पर पब्लिक करने के लिए। तो उनकी फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा इतरा रही होती है कि हम फाइनली बिलियनियर बनने वाले हैं। जिसके बाद वह आगे चला जाता है और अपनी अनाउंसमेंट शुरू कर देता है कि इसके पीछे पूरा का पूरा मेरी फैमिली का हाथ था और एक और लेडी जिससे कि मैं आप सबको मिलाना चाहता हूँ, वह हमेशा मेरे साथ बनी रही और मेरे साथ रियलिटी फेस करती रही। मैं जितनी भी प्रॉब्लम फेस करता था वह हमेशा मेरे साथ थी। तो यहाँ पर वह जोजो के बारे में ही बात कर रहे थे। तो लोग सारे गॉसिप्स करने लग जाते हैं। यहाँ पर वह जल्दी अपनी बेल रिंग करने वाला था। सभी लोग उसे चेयर कर रहे होते हैं, पर इससे पहले कि वह बेल रिंग करता, यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर कहने लग जाता है
कि नियांग कंपनी ने बैकआउट कर लिया है और वह डीपीएसपी टेक्नोलॉजी हमें नहीं देने वाले हैं। इवन उन्होंने यह भी अनाउंसमेंट कर दी है कि डीपीएसपी कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है वह हर एक कंपनी को मिलेगी, सिवाय गू कंपनी को छोड़कर। तो सभी रिपोर्टर्स वहां पर गू के सामने आकर उसका इंटरव्यू लेने लग जाते हैं, बट वह सामने आकर सबको कहता है कि यह सारी की सारी एक गलत फहमी है और यह स्मॉल टेंट्रम है उस कंपनी का। हम जल्द ही यह सब हैंडल करके सब कुछ सही कर देंगे और जैसे ही सिचुएशन सॉर्टेड होती है हम कंपनी पब्लिक कर देंगे। जिसके बाद जियांग यहाँ से जा रही होती है, बट पीछे से गु उसे रोक कर कहता है कि तुम इतने इनोसेंटली कैसे जा रही हो, यह सब पक्का तुम्हारी गलती होगी। तुमने यहाँ पर फू को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। मैंने तुम्हें वैसे भी फू के साथ घूमते हुए देख लिया है। तो जियांग उसकी बातें सुने बगैर वहां से जा रही होती है और अपने हस्बैंड को कॉल करती है। वह कहता है, हस्बैंड आगे तुमने इतनी जल्दी कैसे कोई ढूंढ लिया, तुम तो इतने सालों से मुझसे प्यार करती थी। क्या इसका मतलब ये है कि तुम बहुत पहले से ही मुझे धोखा दे रही हो? तो वह कहती है तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए और वह फू के साथ वहां से निकल जाती है। गू तो पीछे से गुस्सा करता रह जाता है और यहाँ पर जोजो और उसका असिस्टेंट भी आता है कि अब हमें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, हमें कोई एक्शन तो लेना होगा। तो वह जल्दी से जोजो पर ही गुस्सा करता है। तो वह उससे माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कंपनी को हार्म पहुंचते हुए नहीं देख सकती। तभी उसे उसके फोर्थ अंकल के आने की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वह अपने मॉम डैड को कहते हैं ठीक है मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। तो वह बताती है कि मेरे फोर्थ अंकल आ रहे हैं और वह तुम्हारी कंपनी को डूबने से बचा सकते हैं। क्या तुम मेरी फैमिली में जाना चाहोगे? वैसे भी फू फैमिली का डिनर पार्टी होने वाली है, तुम वहां चलोगे तो तुम्हारी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसलिए वह उसके साथ जाने को मान जाता है। और दूसरी तरफ फू और जियांग को भी बताया जाता है यहाँ पर वह उसी डिनर पार्टी के लिए जाने के लिए प्रेपरेशन कर रहे होते हैं और वह कहता है कि मेरी आंटी यहाँ पर काफी बीमार हैं, तो हमें उनसे मिलने भी पहले जाना होगा। तो वह कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तो वह कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ होना बर्डन तो नहीं लग रहा? वह मना करता है। तो वह उसे तुरंत से किस कर लेता है और अपने साथ ले जाकर कहता है कि हमें अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर होना होगा। और अगली सुबह जैसे ही वह अपने घर में कॉल करके बताता है कि हम आ रहे हैं, तो वहां पर आंटी तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी, जो कि अपने बेटा बहू को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पर मेरा फोर्थ बेटा आ रहा है, तुम्हें उन सबको अच्छे से हैंडल करना होगा। उसके साथ उसकी न्यू वाइफ भी होगी और वह अंकल आंटी जो कि उसकी बेटा बेटी हैं वो और कोई नहीं बल्कि उस जो के ही मॉम डैड होते हैं। यहाँ पर जैसे ही जियांग और गू आ चुके थे, फू आ चुके थे, तो वह उनकी केयर करने में लग जाते हैं आंटी की। और दूसरी तरफ वहां पर गू और जो भी पहुंच चुके थे, अंकल आंटी उन्हें वार्निंग देते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना होगा, यहाँ पर तुम्हारे फोर्थ अंकल भी आ चुके हैं अपनी वाइफ को लेकर, तो तुम्हें उन्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कंपनी को प्रॉफिट हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जियांग और उसी मिस्टर फू को। तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती है, पहले तो वह अपनी बहू को यहाँ पर डरा रही होती है बीमार होने का, बट जैसे ही वह उसकी बीमारी होने का झूठा दिखावा पकड़ लेती है तो वह कहने लग जाती है यह सारी की सारी यहाँ पर फू की शैतानी है। और जिसके बाद वह वहां से जा रही होती है तो फू पर गुस्सा कर रही होती है। दूर से गू भी उसे यहाँ से भटकते हुए जाते देख लेता है, तो वह इस बारे में जोजो से पूछता है। जोजो कहती है कि हमारी फैमिली के अलावा यहाँ कौन ही आ सकता है, तो वह यहाँ पर रिलैक्स हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वह जियांग बहुत ही गुस्से में बैठी होती है और फू भी वहां पहुंच जाता है। वो पूछती है आखिर तुम यहाँ बिना नॉक किए कैसे आ सकते हो? तो वह कहता है कि मेरा भी रूम है, मैं यहाँ कभी भी आ सकता हूँ। तो वह कहती है ठीक है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बट वह उसे मनाने लग जाता है कि प्लीज देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस चाहता था कि तुम मुझसे दूर नहीं हो,
तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता था, पर जैसे ही मैं तुम्हारे करीब आने के लिए आया तो तुम्हारी ऑलरेडी किसी और के साथ सगाई हो चुकी थी, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि इस बार तुम मुझसे दूर जाओ, इसलिए मैंने मॉम को यह दिखावा करने को कहा, तो वह उसे माफ़ कर देती है। बट अभी भी थोड़ी तो नाराज़ थी ही, तो वह उसे तुरंत से किस कर लेता है उसे मनाने के लिए। बट वह उसे कहती है, ठीक है, अब के लिए तुम यहाँ से जा सक। और हमें पार्टी का सीन बताया जाता है जहाँ पर सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हीरोइन की एंट्री होती है हमारी जियांग की, जिसे देखते ही जो तो यहाँ पर शॉक हो जाती है और उन्हें लगता है कि वह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गो का पीछा करते हुए आई है। तो यहाँ पर वह दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। जो कहती है, रुको मैं इसे यहाँ से भेजती हूँ, तो वह कहता है, रुको यह सब मैं हैंडल करूँगी। तो वहाँ पर उसके पास जाकर उससे भिड़ने लग जाता है और कहता है कि तुम फू फैमिली में क्या कर रही हो, तुम जैसी विशियस वुमन यहाँ आना डिजर्व नहीं करती, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो वह कहता है कि अच्छा, तो मैं यहाँ आना डिजर्व नहीं करती, तो कौन यहाँ आना डिजर्व करता है? तुम किस रिश्ते से आए हो? तुम यहाँ पर फू फैमिली के क्या लगते हो? तो वह यहाँ पर लाजवाब हो जाता है और तभी यहाँ पर जो की तरफ देखती है और यहाँ पर गु एक्सप्लेनेशन दे ही रहा होता है। बट चियांग मन ही मन सोच रही होती है कि यहाँ पर जो ने काफी अच्छा प्ले किया है। वह एक हाथ से दो शिकार कर रही है। यहाँ पर उम, पार्टी के चलते यहाँ पर गु को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि वह जो से शादी करने वाला है। और गु तो यहाँ पर उल्टा प्रॉमिस कर रहा होता है कि वह चियांग के साथ होना चाहता है। तो जो तुरंत से वहां आ जाती है और इधर अच्छा बनते हुए दिखावा करना शुरू कर देती है कि आप हमारी फैमिली को एम्बैरेस नहीं कर सकती, आपको यहाँ से जाना होगा। यह वो फैमिली की पार्टी है। और गो भी यही बात कर रहा था। बट जियांग कहती है, अगर मैं यहाँ से चली गई तो इस पार्टी का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाएगा, यह पार्टी ही मेरे लिए ऑर्गेनाइज की गई है। तो यहाँ पर उसके लिए वह अनाप शनाप बातें करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर फू आकर कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ के लिए यह सब बातें करने का? तो जो यहाँ पर कहती है कि फोर्थ अंकल, हम आपकी वाइफ को या वाइफ के बारे में कुछ नहीं कह रहे, हम तो इस लड़की को कह रहे हैं। तभी यहाँ पर फू रिवील करता है कि यही मेरी वाइफ है, इसका नाम जियांग लियांग है और यह मेरी फ्यूचर वाइफ यानी कि तुम्हारी आंटी है, तो तुम्हें इनसे माफी मांगनी होगी। जो तो यहाँ पर शॉक हो जाती है कि आखिर यह कैसे हो गया। तो गो भी यहाँ पर गुस्सा हो रहा होता है। तभी यहाँ पर आ जाती हैं जो की मॉम यानी कि उसकी अडॉप्टिव मॉम, जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यहाँ पर किसी भी तरह से फू को कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, इसलिए वह उसे मक्खन लगाने लग जाती है कि यह मेरी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड है और बहुत जल्दी ये दोनों शादी करने वाले हैं और यह आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं। और उनके पास वाइन का गिलास दे देती है। बट जो उनके सामने माफ़ी नहीं मांगना चाहती थी, इसलिए बहाना लगाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वाइन नहीं पी सकती। तो यहाँ पर जल्दी से जियांग कहती है, अरे कुछ देर पहले तो आप काफ़ी अच्छे से वाइन पी रही थी और अचानक से तुमने ड्रिंक छोड़ने का डिसीजन कैसे किया? तो वह कहती है, वो मैं अपने बेबी को फीड कराती हूँ ना, इस वजह से। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं, हाँ यह सही तो कह रही है, इससे पहले तो यह ड्रिंक कर रही थी, अचानक से अपने फीड कराते हुए बेबी की याद कैसे आ गई? तो तुरंत से यहाँ पर गो कहता है कि तुम माफ़ी मांग लो। तो यहाँ पर जो को मजबूरी में वह वाइन टोस्ट करते हुए उससे माफ़ी मांगने पड़ती है। बट जो गुस्सा होती है यहाँ पर जियांग के रिएक्शन को देखकर, इसलिए उस पर यहाँ पर ड्रिंक फेंकने वाली होती है। बट वो उसे सेव कर लेता है। तो इस बात से यहाँ पर जो माफ़ी मांगने लग जाती है, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। तो फू कहता है, मुझसे नहीं अपनी आंटी से माफ़ी मांगो। जैसे ही उससे माफ़ी मांगती है तो जियांग कहती है, तुम्हें मेरी हील्स को साफ करना होगा, तुम्हें नहीं पता यह कितनी कॉस्टली है। तो जो शौक होती है, क्या मुझे ये साफ करनी होगी? तो यहाँ पर गो कहता है, हाँ साफ कर लो चुपचाप। तो वह उससे साफ करते हुए सोच रही होती है, जियांग मैं तुमसे बदला तो लेकर रहूंगी। और यहाँ पर जियांग कहती है, अरे वो ना, इसमें मेरी गलती नहीं है, वो एक्चुअल में मेरे हस्बैंड काफ़ी कॉस्टली हील्स लेके आए थे
और मैं उस पे दाग नहीं रहने देना चाहती थी। यहाँ पर जोजो की मॉम काफ़ी स्मार्ट होती है तो वह बात को टाल देती है और सारे के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। जोजो तो यहाँ पर गू को कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें एम्बेरस फील नहीं करवाना चाहती थी। यहाँ पर गू तो गुस्सा हो जाता है, आखिर वह लड़की ने फू को फंसा कैसे दिया और वह हमें bully कर रही थी। जिसके बाद डाइनिंग टेबल का सीन बताया जाता है जहाँ पर जोजो यहाँ पर अगेन वाइन टोस्ट कर रही होती है, जिसके बाद जियांग भी उसके साथ वाइन टोस्ट कर रही है और कहती है देखो तुम बेबी को फीड करा रही हो तो अच्छा होगा कि तुम कम ही ड्रिंक करो। तो वह कहती है हाँ मैं समझ रही हूँ कि आप मेरी कितनी फिक्र कर रहे हैं और मैं भी आपके इस फिक्र को यहाँ पर ज़रूर तवज्जो दूंगी और ज़्यादा ड्रिंक नहीं करूंगी। जिसके बाद यहाँ पर अगेन बात शुरू हो जाती है गू के उसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जो कि यहाँ पर फू को मक्खनबाजी लगाने लग जाता है कि देखो मुझे वहाँ पर उस डेटा डीपीएसपी का कुछ हिस्सा चाहिए और मुझे बस उसके कॉपीराइट फ्री होना है, क्या आप मुझे उसका पेटेंट दे सकते हैं। तो वह कहता है देखो इन 3 सालों में मैंने हमेशा तुम्हारी हेल्प की और तुमने हमेशा ही यहाँ पर हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट किया, बट अब इससे ज़्यादा हेल्प मैं नहीं कर सकता। जोजो भी यहाँ पर शॉक हो रही होती है कि यह आखिर क्या कह रहा है, जिसके बाद वह गुस्सा भी बहुत हो रही होती है। किस तरह से जियांग को आखिरकार अंकल से शादी करने का चांस मिल गया और हमें कुछ टाइम बाद का बताया जाता है किस तरह से वह दोनों जैसे ही घर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर जियांग कहती है आखिर यहाँ आने का तुम्हारा क्या पर्पस है, और दूर से यहाँ पर जोजो और गू भी उनका पीछा कर रहे थे तो वह उससे कहती है कि आखिर यह लोग इस विला में क्यों आए होंगे, यह तो तुम्हारे साथ उसकी मैरिटल प्रॉपर्टी है। तो वह गुस्सा कर रहा होता है और उसका पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर जियांग पे होता है। फू तो यहाँ पर जियांग की केयर कर रहा होता है, वह उससे मेहरबानी की वजह पूछती है और कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुमने अपनी कंपनी को ऑफेंड कर दिया है। तो वह कहता है मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वह तुरंत से उसे किस कर लेती है और यहाँ पर उन्हें यह सब करता हुआ नीचे से गू भी देख रहा था और वह बहुत गुस्से में होता है। तो जोजो सोच रही होती है कि मुझे यह सब हैंडल करना ही होगा, अभी भी इसके मन में जियांग की फीलिंग है, इसलिए वह चली जाती है वापस से गू के पास वही सील उठाकर जो उसे मिली थी। कहती है कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही वह चेक करता है वह तो डीएसपीएस कंपनी का ही सील होता है। तो वह कहता है आखिर तुम्हें यह कहाँ से मिला। तो वह कहता है कि यह मिस्टेकनली मिला पर तुम इससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वह कहता है कि यह लीगल नहीं होगा, यह कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड होगा। तो वह कहती है फ्रॉड से तुम क्यों डर रहे हो, सोचो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक बार तुम्हारा हुआ तो सारी की सारी ऑथराइजेशन तुम्हें मिल ही जाएगी। तो वह कहता है ठीक है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और मैं यह रिस्क लेने को तैयार हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे और शादी के बाद मैं तुम्हें 5% शेयर दूंगा। तो क्या तुम शादी को तैयार हो। वह भी हाँ कर देती है और कहती है शादी यहाँ पर तवज्जो नहीं देती, मेरे लिए जो मैटर करता है वह है तुम्हारी खुशी और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए केयर करती हूँ, मैं तुम्हारी लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। और यहाँ पर हमें वापस से दिखाया जाता है कि किस तरह से गू उस पर काम कर रहा होता है उस प्रोजेक्ट पर और असिस्टेंट आकर उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स लाता है, जिस बात से वह बड़ा खुश होता है कि फाइनली अब गू कंपनी बिलियनियर्स में शामिल होने वाली है और मैं उस कंपनी का सीईओ हूँ, तो ऑब्वियसली मैं भी बिलियनियर बन ही जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ गू फैमिली को अब कौन ही गिरा सकता है। तभी वह यहाँ पर 50 मिलियन की लीवरेज देने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद वह चेक कर रहा होता है किस तरह से गू कंपनी के शेयर्स रॉकेट हाई जा रहे होते हैं और जिस बात से वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है
और वह मन ही मन ठान लेता है कि वह जियांग को सबक सिखाएगा। वह रिपोर्टर्स को भी यहाँ पर अपना इंटरव्यू देता है और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने पे इस तरह से काम करता रहता है, यह जाने बगैर कि यह सब एक खोखली नींव पे वह सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाया जाता है जिसे यह सब बात की इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी, तो वह भी कह देती है कि उन्हें करने दो जो वह कर रहे हैं, मैं भी देखती हूँ कहाँ तक आगे बढ़ पाएंगे। जिसके बाद उसका हस्बैंड वहाँ आ जाता है और यहाँ पर उनका रोमांस शुरू हो जाता है। अगली सुबह वह कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ही शादी में और ज़्यादा चलने वाले हो, और क्या तुम मुझे अपनी मोनोपोली करने दोगे क्या, और क्या तुम मुझे अपनी कंपनी में सम्मिलित होने दोगे? क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों यहाँ पर प्रोजेक्ट साथ में करें? और जिसके बाद यहाँ पर वह कह देता है कि अब हमें वापस से जाना होगा सिस्टर इन लॉ के घर। और उसकी सिस्टर इन लॉ यानी कि जोजो की मॉम यहाँ पर कह रही होती है, देखो यह यहाँ पर जोजो ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने का सोच लिया है, तो क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो बिजनेस रिलेटेड चीज़ों में? तो यहाँ पर जोजो भी बताने लग जाती है कि वह DSPS प्रोजेक्ट में यहाँ पर आगे बढ़ने का सोच रहा है और उन्होंने भी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कर दिया है, तो क्या आप अंकल इस पे इन्वेस्ट करना चाहोगे? तो जियांग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज करके जा रही होती है, बट बाहर से जोजो भी पीछे से आ जाती है और यहाँ पर उसे ताने देने लग जाती है कि देखा, शादी के बाद वह 5% शेयर्स मुझे देने वाला है और इन 10 सालों में तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद वह कहती है, तुम आखिर क्या एटीट्यूड दिखा रही हो? क्या तुम भूल गई हो मैंने क्या कहा था? तुम्हें मुझे 8 मिलियन देने होंगे। जिसके बाद वह कहते, तुम्हारे पास क्या सबूत है? वह रिकॉर्डर प्ले करवा देती है, तो वह शौक में होती है कि तुम्हारे पास अभी भी यह कैसे है, और यह सारी चीजें दूर से यहाँ पर गूंजा होता है। वह शौक होता है, इसका मतलब वह मुझे छोड़ने नहीं वाली थी, इसके लिए छोड़ने के लिए मजबूर जोजो ने किया। तो वह सोच रहा होता है जोजो जैसे दिखती है वैसी है नहीं। और यहाँ पर जोजो भी गुस्सा हो रही होती है कि आखिर तुम क्या चाहती हो। तभी जियांग यहाँ पर उसकी तरफ देखती है और कहती है, गु देख लिया तुमने कि तुम्हारी होने वाली फाइट किस तरह की है? तो वह उसके पीछे भाग रहा होता है, जोजो से रोकने की कोशिश करती है, बट वह फिर भी जियांग के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे कन्विंस करने लग जाता है उसकी जिंदगी में आने को। बट यहाँ पर जियांग का ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, इसलिए उसे दो टूक आंसर देती है कि मैं अब शादी कर चुकी हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। वह उसे फिर से रीमैरी के लिए प्रपोज करने लगता है, बट वह उसे इनकार कर देती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वो से प्यार करती हूँ और उसी से शादीशुदा हूँ, हम दोनों साथ रहना चाहेंगे। उतने में फू भी बाहर से आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ के करीब होने की सोच रहे हो, यह तुम्हारे सपनों में ही होगा, इन ख्यालों को भूल जाओ। तो वह कहता है, इसका मतलब तुम दोनों मुझे पहले से ही धोखा दे रहे थे? देखो, जैसे ही हमारा डाइवोर्स ही हुआ वैसे ही तुम दोनों ने शादी कर ली। तो गुस्से में फू यहाँ पर उसे पीट देता है। गो भी यहाँ पर उसे पीटने वाला होता है, बट उल्टा खुद ही पिट जाता है और उनकी पिटाई करते हुए देखकर यहाँ पर जोजो आ जाती है और अपने फोर्थ अंकल से सॉरी कहती है कि प्लीज मेरे लिए इसे छोड़ दो। तो फू भी यहाँ पर जियांग के साथ निकल जाता है। यहाँ पर जोजो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि देखो जियांग तो तुम्हें छोड़ चुकी है, वह मैं ही हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ बनी रही, तो क्या तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहोगे? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ तुम्हें लौटा दूंगी और तुम्हारे हिस्से का खुशियां तुम्हें जरूर मिलेंगी। तो यहाँ पर फू भी गो भी काफी लालची होता है, इसलिए उससे शादी करने को राजी हो जाता है। दूसरी तरफ चियांग यहाँ पर फू को मेडिसिन अप्लाई कर रही थी, जिसके तुरंत बाद वहाँ डोर रिंग होता है, तो वह बाहर जैसे ही जाती है, यहाँ पर डिलीवरी बॉय ने एक डॉक्यूमेंट डिलीवर किया था, जिसे देखते हुए वह आ ही रही होती है। तो वह देखती है यह तो जोजो और गो की शादी का कार्ड है और वेडिंग इनविटेशन देखकर यहाँ पर फू उसे बताता है कि जोजो का पहले भी अफेयर रह चुका है और उसका हस्बैंड जैसे ही यहाँ पर बैंकरप्ट हुआ वह उसे छोड़कर यहाँ पर
गू के पास आ गई और जैसे उसे लगा गू अच्छा कर रहा है तो अब वह गू से शादी करने वाली है। तो वह उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता? तो वह कहता है कि मुझे कुछ ढूंढने में दिक्कत होने वाली थी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तभी हमें वेडिंग सीन बताया जाता है जहाँ पर सभी लोग गू और जोजो को कांग्रेट्स कर रहे थे और जैसे ही वह देखते हैं जियांग यहाँ आ रही है, गू तो काफ़ी एक्साइटेड होता है और उसे कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आई और तुम यहाँ पर हमें कांग्रेस करने के लिए आई हो, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तुम्हें बता दूँ DSPS टेक्नोलॉजी अब हमारी होने वाली है और इसकी अनाउंसमेंट हम यहाँ पे करने वाले हैं और तुम्हें यहाँ पर हेल्पलेस देखते हुए हमें ज़्यादा खुशी तो नहीं होगी, पर हम बताना चाहते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं। बट यहाँ पर जियांग कहती है तुम्हें क्यों लगता है कि वह टेक्नोलॉजी तुम्हारी होने वाली है? क्या तुम्हें ज़रा भी डर नहीं है कि अगर जोजो ने जिस तरह से तुम्हारे को कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड करने के लिए मजबूर किया, वह एक दिन तुम्हारे साथ भी फ्रॉड कर सकती है। बट यहाँ पर वह उसे डांटने लग जाते हैं कि तुम इस तरह से इसे ब्लेम नहीं कर सकती और इसके पास रियल स्किल्स हैं, तुम्हारे पास है ही क्या? तभी बाहर से आ जाता है फू कि इसके पास तो मैं हूँ और तभी हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है यहाँ पर वह जो सील थी, वह सील का गलत प्रयोग इनकी कंपनी के द्वारा किया गया है। यह सारी की सारी न्यूज़ वायरल हो चुकी है और उसके डॉक्यूमेंट्स हर जगह फैल चुके हैं, जिसके बाद वह कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसकी चेयरमैन तो अब तक यहाँ पर सबके सामने आई ही नहीं, तो यह झूठी न्यूज़ है। तभी उस अकाउंट से जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है वह बाहर आ जाती है और यहाँ पर सबको पता लगता है कि और कोई नहीं बल्कि जियांग ही उस कंपनी की चेयरमैन है। जिस बात से तो यहाँ पर गो को गहरा झटका लगता है, बट यहाँ पर वह अभी भी उसे टालने लग जाते हैं कि तुम बहुत ही घटिया किस्म की लड़की हो। तो वह कहती है तुम लोगों का कहने का मतलब क्या है? तो यहाँ पर गो गुस्सा करने लग जाता है, तुम इतने सालों तक मुझसे शादी में थी बट तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वह कहती है अगर मैं बता देती क्या तुम ट्रस्ट करते? तो वह उससे माफ़ी मांगने लग जाता है, बट इससे पहले कि उसके करीब आता फू उसे दूर धकेल देता है और कहता है मेरी वाइफ से तुम दूर रहो। तो जल्दी से वह दोनों चेक करने लगते हैं उनके स्टॉक्स जो कि काफ़ी क्रैश कर चुके थे। तो यहाँ पर गू तो पागल हो जाता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो मॉम आकर पूछती है क्या ख़त्म हो गया है? तभी वह कहने लगता है हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा। तो सारी की सारी फैमिली शॉक में होती है और जोजो जल्दी से यहाँ पर उनकी फैमिली से रिश्ता तोड़ देती है और जोजो की मॉम भी सब गेस्ट को यहाँ से भेज देती है और वो उसे कहने लगता है कि तुम इस तरह से कैसे शादी के रिश्ते को तोड़ सकती हो। और उसकी मॉम भी यहाँ पर पागल हो रही होती है कि तुम मुसीबत में हमारा साथ क्यों छोड़ रही हो। तो वह अपना असली चेहरा सामने रखती है कि तुम्हें क्यों लगा था कि मैं तुम्हारे साथ यूं ही शादी करने वाली थी, मैं बस तुम अमीर हो चुके थे इससे कर रही थी। तो गो तो उसे थप्पड़ लगाकर उसे यहाँ पर उसकी औकात में रहने को कहता है, बट वह कहती है औकात औकात तो अब तुम्हारी नहीं रही, तुम तो एक स्कमबैग हो और तुम मुझसे शादी करने की उम्मीद कर रहे हो। तो वो कहता है इसका मतलब इतने सालों तक तुम मुझसे झूठ कहती रही? तो वो भी कहती है हाँ कहती रही तो क्या? तो यहाँ पर फू भी कहने लग जाता है कि हाँ अब तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर एक्स हस्बैंड यानी कि वह बैंकरप्ट हो चुका था, तो तुम्हें क्यों लगता है कि वह तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता? और मैं तुम्हें बता दूं कि वह बैंकरप्ट हो भी गया है और तुम उसके पास जाने का सोच भी रही हो। तो मैं तुम्हें बता दूं उसे एड्स था और वह उसके थ्रू शायद से तुम्हें भी हो चुका होगा। तो उनकी सारी की सारी फैमिली शॉक में चली जाती है और जियांग कहती है अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल चुका है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और वह दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से निकल जाते हैं और उनकी फैमिली को वहीं छोड़ देते हैं। वहाँ पर खड़ा हुआ गू तो सीधे उसे मारने लग जाता है, बट जोजो को सेव करने वहाँ पर जियांग आ जाती है और कहती है तुम इस तरह से किसी का कत्ल नहीं कर सकते हो। और फू भी कहता है कि जैसी भी हो यह मेरी अडॉप्टिव नीस है, इसलिए मैं इसे इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तुम इन सबको कॉप के हवाले कर दो। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है किसी तरह से तो फू वहाँ से निकल चुका था। फू
किसी तरह से तो वो वहाँ से निकल चुका था और किसी को लॉयर को कॉल करके यहाँ पर मदद के लिए रिक्वेस्ट करता है और यहाँ पर वह बिल्कुल साइको हो चुका था। जैसे ही घर जाता है वह देखता है उसकी मॉम काफ़ी बीमार है और उसकी बहन लिली भी कह रही थी, देखो यह तुम्हारी वाइफ किस तरह की लेडी है, यह मॉम की ज़रा भी केयर नहीं कर रही है। देखो कि एक तरफ जियांग थी, वह हमेशा मॉम का शुगर लेवल कंट्रोल रखती थी और यह तो ध्यान भी नहीं दे रही। तो जो कहती है इसमें मेरी गलती क्या है, तुम लोग मूर्ख थे, तुम लोग अंधे थे जो इतना ख्याल करती हुई लड़की को संभाल नहीं सके, इसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ। और यहाँ पर उनकी फैमिली को काफ़ी रिग्रेट होने लगता है। एक तरफ जियांग थी जो उनकी फैमिली की केयर करती थी, लिली को पढ़ाया करती थी और उसकी मॉम को यहाँ पर शुगर लेवल कंट्रोल रखती थी। तभी हमें दिखाया जाता है जियांग और मिस्टर फू को भी, जिनके पास न्यूज़ रिपोर्टर पहुंच चुके थे और उनका इंटरव्यू ले रहे थे और स्टॉक्स के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी वह अपनी वाइफ की आइडेंटिटी सभी को बता देता है। मैं तो पहले ही बताना चाहता था बट मेरी वाइफ यह नहीं चाहती थी, इसलिए अब जाकर इसने अपनी टेक्नोलॉजी को सबके सामने रखा और अपनी आइडेंटिटी भी। और इस तरह से वह दोनों वॉक करते हुए जा रहे होते हैं और अपनी लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वह कहता है, क्या तुम थक चुकी हो, तुम काफ़ी वीक फील हो रही हो। तो जैसे ही देखता है उसके पाँव में भी चोट लग गई है, तो उसे कवर अप करके यहाँ पर खुद की पिगी बैक राइड देता है और वह मना करती है बट वह कहता है जल्दी से आ जाओ। और वह जैसे ही उस राइड को ले रही होती है वह फ्लैशबैक में खो जाती है, जिस रात को उसे बचाया गया था। तो वह समझ जाती है वह कोई और पर्सन नहीं बल्कि मिस्टर फू ही थे। वह इतने सालों तक गलतफहमी में थी, इसलिए वह रिग्रेट करती है कि वह उसे जल्दी नहीं ढूंढ पाई और वह उससे पूछती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वह कहता है मैं नहीं चाहता था कि तुम सिर्फ एहसान उतारने के लिए मेरी ज़िंदगी में आओ। और जिसके बाद वह कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और वह एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस तरह से अपनी लाइफ को साथ स्पेंड करने के लिए और वह उसे पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस भी करता है। और इसी प्यारे और हैप्पी मोमेंट के साथ इस ड्रामा की एंडिंग कर दी जाती है। और अगर आपको यह ड्रामा अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाइप करके दूसरों को भी यह वीडियो शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।